हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया। एग्जाम्स अच्छे चल रहे हैं सबके? चलो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कि अगर हम एक फर्म को बंद कर दें तो उस केस में हमारे पास जो 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता था, रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने वो आपको प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि 6 मार्क्स में उसके ही आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, अब आज हमने क्या करना है? आज हमने उसका डिस्कस करना है आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो आओ फटाफट से स्टार्ट करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन को थॉरली डिस्कस स्टडी करना है, और उसके बाद आपने देखना है कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले ये देखना है। चलो एसेट साइड से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आ गया आपके पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कभी ट्रांसफर नहीं होता बेटे, ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। कैश एट बैंक, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, यस, स्टॉक एसेट है, प्रॉपरली ट्रांसफर होगा जी। इन्वेस्टमेंट, आंसर है यस, ये भी ट्रांसफर होगा। उसके बाद आ गया डेटर्स, यस, डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू और प्रोविजन भी ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद आ गया प्लांट, आंसर है यस। उसके बाद आ गया गुडविल, आंसर है यस। बिल्डिंग, फिर आ गया गुडविल, और उसके बाद आ गया बेटे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो मुझे इसमें एसेट साइड में 3 आइटम्स मिली जिनको हमने ट्रांसफर नहीं करना। क्या क्या रीजंस हैं? कैश और बैंक इसलिए ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि उनके सेपरेट अकाउंट होते हैं और उनको आपने रियलाइज नहीं करना होता, दे आर इटसेल्फ इन कैश। अच्छा, नंबर 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। अब एक चेंज सुन लो, सब बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। वो क्या? गुडविल। गुडविल जो है बेटे डिसोल्यूशन में आके इसका ट्रीटमेंट हो जाता है सेपरेट। आपने गुडविल को सिंपली कहां ट्रांसफर कर देना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसे पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो उन सब में आपने एक ही काम किया हुआ है। whenever goodwill is given to us in the balance sheet, we used to divide into among old partner in old ratio. यहां वो ट्रीटमेंट चेंज है। डन। अब आता है जी लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है जी, ट्रांसफर होगा। बिल्स पेबल, यस। मिसिज एज लोन, यस। मिसिज बीज लोन, यस। जनरल रिजर्व, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये जाएगा कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 2 ट्रीटमेंट होता है। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है, देखो इसमें इन्वेस्टमेंट है, यस, अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसे आपने ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आईएफआर, तो इसे आपने डिवाइड करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इन कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ए की कैपिटल आ गई, ट्रांसफर नहीं होगी, बी की कैपिटल आ गई, ट्रांसफर नहीं होगी। तो बेटे सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है स्टार्टिंग से। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम एक काम करेंगे, वो क्या करेंगे? ट्रांसफर करने वाला। और मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट, और हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें हमने ट्रांसफर करनी है।
डेट वाले कॉलम की हमें जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज लो डेबिट, फिर इधर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। लो भाई, ये बन गया आपका फॉर्मेट। तो सम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ट्रांसफर करनी है एसेट्स, और एसेट्स में मुझे क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें हम जरा। ये लो जी, एसेट्स में मिला मुझे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। तो टू स्टॉक सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दो। स्टॉक है मेरे पास 5000। स्टॉक के बाद आ गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दो। इन्वेस्टमेंट पे आ गया आपका 10,000। उसके बाद आ गया डेटर्स। डेटर्स को याद रखना बेटे, ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। ग्रॉस मतलब ये वाली वैल्यू। तो 20,000 मैंने ट्रांसफर कर दिए डेटर्स में से। अब मेरे पास आ गया प्रोविजन। प्रोविजन जाता है जी क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बेटे? 2000। इसके बाद आ गया प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल। ये तीनों ट्रांसफर हो रहे हैं। टू प्लांट, प्लांट के बाद टू गुडविल। एक मिनट, टू प्लांट में है 20,000, बिल्डिंग में है 15,000, बिल्डिंग में है 15,000 और गुडविल में है 4,500। लो बेटे, एसेट सारी ट्रांसफर हो गई। अब इधर से ट्रांसफर करना है जी बाय क्रेडिटर्स। अभी ट्रांसफर कैसे करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था तुम लोगों को। अगर किसी ने पहले अच्छे से ट्रांसफर के रूल्स नहीं देखे तो वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखो। कहीं आप ये कहने लग जाओगे सर ये कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्ट, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। बिल्स पेबल 8,000, मिसिज एज लोन, मिसिज ए का लोन है 5,000, मिसिज बीज लोन और मिसिज बी का लोन है बेटे 10,000। लो भाई, ये एक पार्ट आपका खत्म हो गया। तो फिर से सुन लो। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट को स्टडी करना है। जो जो ट्रांसफर करने वाली एसेट्स हैं उनको टिक कर लेना है। कैश और बैंक कभी ट्रांसफर होने नहीं, क्योंकि उनके इटसेल्फ हमने अलग से लेजर बनाने होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। दूसरा, जो जो आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज नहीं है उनको भी आपने ट्रांसफर नहीं करना। अब मैं आगे चलता हूं जी। हमने सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया। अब बात करते हैं आगे, वन बाय वन एक एक करके एडजस्टमेंट पे आते हैं। ए प्रॉमिस टू पे मिसिज एज लोन, ये पहली एडजस्टमेंट। ए कहता है जी मैं मिसिज ए का लोन पे कर दूंगा। अब मिसिज ए का लोन क्या है, लायबिलिटी। ये रहा जी मिसिज ए का लोन 5,000 रुपए। ए कहता है जी ये मैं पे कर दूंगा। इसका मतलब ये हो गया
कि पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली। पार्टनर ने क्या टेक ओवर कर ली बेटे? लायबिलिटी टेक ओवर कर ली। तो लायबिलिटी को जो टेक ओवर करोगे वो इस साइड आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखोगे मिसेज एज लोन, ब्रैकेट में शो करोगे आप। कितने का बेटे? 5000 का। यानी कि ए जो है वो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन अपने आप ही दे दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उतनी अमाउंट उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। लो भाई, ये मेरी पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब आता हूं दूसरी एडजस्टमेंट पे। एंड टुक अवे स्टॉक इन ट्रेड एट 4000, साथ में उसने स्टॉक भी ले लिया, लेकिन कितने में? सिर्फ 4000। अब यहां चेक करते हैं जी, स्टॉक कितने का था? 5000 का। अब स्टॉक इसने टेक ओवर किया तो वो क्रेडिट में आएगा, और हम यहां पुट करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा यहां पे स्टॉक। और उसने कितने में लिया बेटे? 4000। तो देखो, पार्टनर ने एक लायबिलिटी टेक ओवर की, वो डेबिट में आई। एक एसेट टेक ओवर की, वो क्रेडिट में आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, बी टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। लो जी, बी ने क्या किया? हाफ इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे ले लिया। अब चेक करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये रही 10,000। अब ये ध्यान से समझना है सबने। इसका वर्किंग नोट देखो बेटे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इसके दो पार्ट होंगे। एक होगा इसकी बुक वैल्यू और एक होगा इसकी रियलाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बुक में उसकी वैल्यू कितनी है। रियलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है आप उसे कितने में रियलाइज कर रहे हो, मतलब आपको उसके बदले में कितने पैसे मिल रहे हैं। दैट इज रियलाइज्ड वैल्यू। अब बी ने क्या किया? हाफ इन्वेस्टमेंट, यानी 10,000 का हाफ हो गया 5,000। उसने उसको 10% डिस्काउंट पे ले लिया। 10% डिस्काउंट, 5,000 का 10% 500। उसने बेटे कितने में टेक ओवर कर लिया? 4500 में। देखो यहां दे रखा है, बी टूक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो अब हम यहां कैसे पुट करेंगे? बाय बीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट आ गई 4500। लो बेटे, ये तुम्हारी सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। थर्ड पे आते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 19,000। लो भाई, रियलाइज्ड मतलब इस बार आपने डेटर्स को कैश में सेल करा। तो याद रखना, जब आपके पास कैश वाली एंट्रीज आती हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपने, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेनी है, और जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं बेटे उनको एक जगह डालना है। देखो कैसे, आपने क्या करना है, यहां लिख देना है बाय, अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट का बैलेंस है तो कैश, अगर बैंक का बैलेंस है तो बैंक, अगर दोनों दे रखे हैं तो आप यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, कि आपकी जो एसेट्स हैं वो कितने में सेल हो रही है। यहां पे जितनी भी नंबर ऑफ एसेट्स कैश में शो सेल करोगे ना, वो यहां शो करते जाएंगे। जैसे अब देखते हैं, डेटर्स रियलाइज 19,000। लो जी,
मैं यहां लिख दूंगा डेटर्स 19,000, ऐसे लिख देना, इनर कॉलम बना लेना है, क्योंकि नहीं तो आपको बैंक वाली एंट्रीज ही बार बार करनी पड़ेगी। ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, जब हम बिजनेस बंद करते हैं तो हम कैश में सेल करते हैं एसेट्स को। उसका रीजन भी होता है क्योंकि हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट भी तो करनी है। लाइबिलिटीज की पेमेंट कैसे होगी, जब कैश आएगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे जी। डेटर्स वाली एडजस्टमेंट भी होगी मेरी, डेटर से मिले मुझे 19,000 रुपए, इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड से कोई मीनिंग नहीं है, मेरे को टोटल 19,000 मिले बस। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू on an average basis of 1 month after 31st March at 6% per annum discount। मतलब क्या है इसका, क्रेडिटर और बिल पेबल के हमने पैसे देने थे, देखो ध्यान से, क्रेडिटर के कितने पैसे देने हैं हमने, 30,000 रुपए, बिल पेबल के कितने पैसे देने हैं, 8,000 रुपए। अब देखो इधर, अभी मैं आपको उसका मीनिंग करता हूं क्लियर। क्रेडिटर के देने हैं जी आपने, एक बार फिर से देखें कितने थे, 30,000। बिल्स पेबल के देने थे 8,000। अब है क्या, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि क्रेडिटर और बिल पेबल के आपने पैसे देने थे, और जो हमारा बिजनेस का प्रोसेस चल रहा था उसके हिसाब से उनको अभी आपने 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी थी। जैसे हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको पेमेंट कितने टाइम के बाद करेंगे। तो हमने जो उसको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट करनी थी 1 महीने के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली आप अभी अपनी फर्म बंद कर रहे हो। अब क्योंकि आप फर्म बंद कर रहे हो तो आपने क्रेडिटर और बीपी को बुला लिया कि आओ भी अपने पैसे ले लो, लेकिन आपने साथ साथ क्या डिमांड कर दी, आपने साथ साथ ये डिमांड कर दी कि मैं आपको 1 मंथ पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे डिस्काउंट दो, और वो भी कितना, 6% पर एनम। कितना डिस्काउंट दो बेटे, 6% पर एनम। आप कहते हो कि हम फुल पेमेंट नहीं करेंगे, हमें 6% का डिस्काउंट दे दो पर एनम। यहां पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, अब आते हैं 6% डिस्काउंट पे। देखो 6%, 6%। अब अगर आपको पर एनम दे रखा है तो आपने टाइम पीरियड देखना है, 1 मंथ। यहां 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है। सपोज यहां 1 मंथ दे रखा है तो आपने 1/12 कर देना है। 2 मंथ होगा तो 2/12 कर दोगे, 3 मंथ होगा तो 3/12 कर दोगे। 150 का डिस्काउंट आ गया और यहां डिस्काउंट आ गया 40 रुपीज, यानी कि क्रेडिटर से आप कितने पैसे लेस करवाओगे, 150 रुपीज, और बिल पेबल से कितने पैसे लेस करवाओगे, 40 रुपीज। तो अब इनकी पेमेंट हम यहां करेंगे, टू बैंक क्रेडिटर, इनर कॉलम बना लो इसका भी, और बिल पेबल, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। अब क्रेडिटर में कितने पैसे रह जाएंगे, 30,000 टोटल थे, उसमें से 150 माइनस कर दो तो 29,850 रहेंगे। ये आगे जी क्रेडिटर में, मैं डायरेक्ट ही चलो यहां लिख देते हैं। और बिल पेबल के कितने बचेंगे, 8,000 में से 40 रुपीज माइनस करो तो 7,960। लो बेटे, ये हमने दोनों से इस तरह से लेस ले लिया। अब इन दोनों की अमाउंट क्या बनी, 0, 1, 37,810। अब आ जाओ जी नेक्स्ट,
प्लांट रियलाइज्ड, ये कैश वाली आ गई 25,000, बिल्डिंग रियलाइज्ड 20,000, गुडविल रियलाइज्ड 6,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 45,000। लो भाई, अब प्लांट से मिले आपको, मैं आगे चलूं इसी में 25,000, तो यहां लिखना शुरू करेंगे। प्लांट से मिला आपको 25,000 रुपए। उसके बाद क्या सेल हुआ? बिल्डिंग, बिल्डिंग से मिला आपको 40,000। बिल्डिंग के बाद आ गया गुडविल, गुडविल भी सेल हो गई, जो रेयर केस होता है, 6,000 रुपए। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4,500, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट थी वो 4,500 में सेल हो गई। मैंने यहां से ये सारी चीजें पिक कर ली। उसके बाद कहता है वो, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द बुक्स विच हैज बीन रिटन ऑफ, नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300। अब 300 रुपए मिलने की उम्मीद है भाई इससे। इट वॉज टेकन ओवर बाय बी, और ये कंप्यूटर किसने ले लिया? बी ने ले लिया। बी कहता है यार 300 रुपए में तुम बेचोगे इसको बाहर, मेरे को दे दो। हमने कहा ठीक है भाई तू ले जा। तो ये हमने इसको किसको दे दिया बेटे? बी को दे दिया। तो यहां पे हमारे पास बाय बीज कैपिटल अकाउंट और 300 ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ। लो भाई, अब ये हो गई आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। इस तरह से हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें बड़ी सारी हमारे पास एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, और अब इसके बाद आपने क्या करना है? सारी एडजस्टमेंट आपने सॉल्व कर लेनी है। सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होती है। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। आपके पास कोई एसेट या लायबिलिटी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो आपकी अनसोल्ड रह जाए। आई रिपीट, आपकी कोई एसेट या लायबिलिटी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अनसोल्ड रह जाए। अब कैसे? पहले एसेट पे आते हैं। देखो स्टॉक सेल हो गया, आंसर है यस, स्टॉक सेल हो गया। देखो स्टॉक किसने ले लिया था? ए ने ले लिया था। इन्वेस्टमेंट, आंसर है यस, 4,500 की बी ने ली थी और बाकी वाली यहां सेल हो गई थी। डेटर्स, यस, डेटर से आपको 19,000 मिल गए, ये भी सेल हो गया। प्लांट, यस, प्लांट भी सेल हो गया। बिल्डिंग, यस, बिल्डिंग भी सेल हो गई। गुडविल, यस, गुडविल भी सेल हो गई। तो आपने क्या करना है? पहले यही चेक करना है कि सारी एसेट सेल हो गई। अगर कोई एसेट आपकी पेंडिंग रह गई तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जरूर देख लेना। अगर वो टेंजिबल है तो उसकी फुल वैल्यू रियलाइज होगी। अगर वो इंटेंजिबल है या प्रीपेड है या एक्रूड इनकम है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब आते हैं हम इधर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कभी पेमेंट होती नहीं। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बिल पेबल की पेमेंट हो गई, मिसेस ए लोन की पेमेंट हो गई। ये लो भाई, ये मिल गया मिसेस बी लोन। देखो ध्यान से, मिसेस ए लोन की पेमेंट हुई, क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट हो गई, ये बच गया एक मिसेस बीज लोन। अब ये एक लायबिलिटी पेंडिंग रह गई, तो आप क्या करोगे? आपने 100% इसे खुद पे करना है। ठीक है, अपने आप से पे करना है कि हमारी ये लायबिलिटी पेंडिंग है। तो हम यहां पे इसको मैं स्पेशली अलग उसमें लिख रहा हूं, टू बैंक मिसेज बीज लोन। आपको ये अलग से पे करना है, और वो भी कैश। इज इट फाइन? तो अगर बेटे कोई एसेट रह गई तो उसमें ध्यान रखना है कि वो टेंजिबल है तो फुल वैल्यू रियलाइज करनी, इनटेंजिबल है तो उसकी वैल्यू 0, इनटेंजिबल के साथ अगर वो प्रीपेड है, अगर वो एक्रूड इनकम है तो भी 0।
लेकिन अगर कोई कौन सी है बेटे, लायबिलिटी है, तो उसकी फुल पेमेंट होती है। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन इसमें है ना बेटे, तो वो प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट डिटेल है। लो भाई क्वेश्चन को करते हैं वाइंड अप। सबसे पहले देखो एसेट्स को सेल करके क्या मिल रहा है, 94,500। ये सारी एसेट जो हमने सेल की, इनसे हमें मिल रहा है 94,500। इसको आपने टोटल कर लेना। अब यहां पे टोटल करो और यहां पे टोटल करो, देखो कौन सी साइड ग्रेटर है। हमारे पास अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्रेडिट साइड ग्रेटर होती है। इस क्वेश्चन में टोटल आ गया 1,59,300। और हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो इस साइड जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। मेरे पास इस क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर्स हैं जी, चेक करो। ए एंड पी, दो पार्टनर्स थे। अब देखो क्या इनकी कोई रेशो है, आंसर है नो, इनकी कोई रेशो नहीं दी हुई थी। तो इसका मतलब अगर रेशो ना गिवन हो तो रेशो क्या कंसीडर करते हैं हम, इक्वल। और मेरे पास इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 32,490। अब 32,490 को दोनों में डिवाइड कर दो, ए एंड बी। 16,245, 16,245। तो बेटे ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका रियलाइजेशन का। अगर हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर में से, तो जिसकी मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपको रियलाइजेशन से मिलेगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की सीरीज में हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया, जिसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा बेस डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे।